हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने संविधान से रिलेटेड जो भी जनरल डिस्कशन था वो सारा कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में। देखिए, जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। ठीक है, मूल रूप से संविधान के अंदर मतलब कि जब संविधान बना तो शुरुआत के अंदर उसके अंदर प्रस्तावना, ठीक है, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो इन वर्डों पर गौर करना मूल रूप से। ठीक है, और वर्तमान के अंदर 26 भाग हैं, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, विश्व के किसी भी संविधान के अंदर इतने अनुच्छेद नहीं हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोतों की बात करें तो देखिए, भारत का जो संविधान है वो विभिन्न देशों से और कुछ भारतीय स्रोत भी उनके अंदर शामिल है। ठीक है, वहाँ से लिया गया है, वो सभी स्रोत हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में विश्व के कई देशों के संविधान के साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को शामिल किया गया है। ठीक है, संविधान का अधिकांश ढांचागत भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए, विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधानों की अगर हम बात करें तो भारतीय स्रोत कौन कौन से हैं? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930, भारत सरकार अधिनियम 1935 और ब्रिटिश आयोग के विभिन्न प्रतिवेदन। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 143 जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति है, तदर्थ नियुक्तियां, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, प्रशासनिक ब्यौरे, संघीय लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का पद एवं स्थिति, संघीय शासन प्रणाली, विषयों का बंटवारा, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंदर। ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषित करने की शक्ति, के आपातकाल को घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति व शक्तियां, राष्ट्रपति की विधेयक पर स्वीकृति संबंधी प्रावधान और एकीकृत न्यायपालिका। तो ये सभी दिए गए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विदेशी स्रोतों की। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संसदीय शासन प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया, कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली एवं द्विसदनवाद। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, विधि का शासन, राष्ट्रपति का अभिभाषण, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि के समक्ष समानता, उच्च न्यायालय का रिट जारी करने का अधिकार। ठीक है, ये सभी लिए गए हैं आपके ब्रिटेन के संविधान से। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन में राज्यों की विधायिका द्वारा अनुमोदन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विधि का समान संरक्षण और संविधान की प्रस्तावना का विचार। ये सभी लिए गए हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो संघीय शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति वितरण होता है, यानी शक्तिशाली केंद्र की परिकल्पना जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो व राज्यों को केंद्र में अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट शब्दों का प्रयोग, राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक आरक्षित करने का प्रावधान और राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के संगठन का रूप, ये सभी लिए गए हैं कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, उद्देशिका में निहित भावनाएं, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान और व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, ये लिए गए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों के नामांकन का प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध व उस दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की राष्ट्रपति की शक्ति, ये जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो गणतांत्रिक व्यवस्था, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का प्रावधान, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का विचार। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया,
ठीक है। सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, ठीक है। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता का विचार, ये सभी लिए गए हैं सोवियत संघ के संविधान से। लास्ट आपका जापान के संविधान से क्या लिया गया है? अनुच्छेद 21 की शब्दावली, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें, संविधान में भारत को प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान का उद्देश्य भारत में प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना है, ठीक है। तो अब इन सभी शब्दों का हम अर्थ क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? तो प्रभुत्व संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो, ठीक है। यानी कि अपनी आंतरिक एवं खुद की विदेशी नीतियों को वो जो है स्वयं ही निर्धारित करेगा, किसी विदेश पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। कोई अपना जो देश है भारत, वो बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त है, ठीक है। यानी कि अपनी आंतरिक और विदेशी नीतियों को वो स्वयं निर्धारित करता है। लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ है? ऐसी सरकार जिसका समुचित प्राधिकार जनता में निहित होता है, ठीक है, और जो जनता के लिए, जनता में से, जनता द्वारा स्थापित की जाती है, उसको बोलते हैं लोकतंत्रात्मक। देश का प्रशासन सीधे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? ये शब्द संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य ऐसे राष्ट्र से होता है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, वरन सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलता है और समान व्यवहार करता है, ठीक है। तो भारत कैसा देश है? पंथ निरपेक्ष देश है। समाजवाद क्या है? यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। साधारणतः इस शब्द से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन या तो राज्य के हाथ में होते हैं या उसके नियंत्रण में होते हैं, किंतु भारतीय समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है, ठीक है। तो ये सभी इन शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एकात्मक तथा संघात्मक संविधान। तो भारत का संविधान जो है वो न तो विशुद्ध संघात्मक है और न ही विशुद्ध एकात्मक, बल्कि इन दोनों का मिश्रण है, ठीक है। एकात्मक संविधान क्या होता है? जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्राय केंद्र सरकार होती है, ठीक है, और प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह होता है जिसमें शक्तियों का केंद्र व राज्यों में विभाजन रहता है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ठीक है। तो भारत का संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है और न ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि इन दोनों का क्या है? सम्मिश्रण है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, संविधान जो है वो सर्वोच्च माना जाएगा, लिखित संविधान है, संविधान की अपरिवर्तनशीलता, ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये है संघात्मक संविधान की विशेषताएं। एकात्मकता का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में एकात्मकता के निम्न लक्षण पाए गए। कौन कौन से? सशक्त केंद्र, संविधान का लचीलापन, एक संविधान है, एकहरी नागरिकता यानी कि एक ही नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान और राज्यपालों की नियुक्ति, ये सभी आपके भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण है, ठीक है। एकात्मकता। कठोर व लचीला संविधान का क्या मतलब है? संविधान की नम्यता और अनम्यता उसके संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। कठोर या अन्य संविधान किसको माना जाता है? जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे अमेरिका का संविधान हुआ, ठीक है। लचीला या नम्य संविधान क्या होता है? जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान हुआ। तो भारत का जो संविधान है वो न तो लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि ये इन दोनों का क्या है? मिश्रण है, सम्मिश्रण है। संविधान में केवल कुछ ही उपबंध ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि अधिकतर उपबंध ऐसे हैं जिनमें संसद द्वारा साधारण विधि से परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो भारत का संविधान कैसा है? लचीला, नम्य, ठीक है, न तो लचीला है न ही कठोर है, बल्कि इन दोनों का मिश्रण है, ठीक है। सरकार का संसदीय रूप। देखिए, भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की है। यह व्यवस्था केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों में एक जैसी है। सरकार का ये स्वरूप जो है इंग्लैंड की सरकार के समान है, ठीक है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का स्थान जो है वो किसके समान है? इंग्लैंड के सम्राट के समान ही होता है, और ये कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका किस में निहित है?
वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में, जिसे मंत्री परिषद कहा जाता है, उनमें निहित होती है। ठीक है, और समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? मंत्री परिषद की सलाह से। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखिए, संसदीय संप्रभुता अर्थात संसद की जो प्रभुसत्ता है उसका सिद्धांत उसका जो सिद्धांत है वो ब्रिटिश शासन प्रणाली की विशेषता है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता की अगर हम बात करें तो इसका सिद्धांत अमेरिकी शासन प्रणाली का लक्षण है। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान निर्माताओं ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान के अंदर संसदीय प्रभुसत्ता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के समन्वय को अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मूल अधिकारों की, यानी फंडामेंटल राइट्स की। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर नागरिकों के जो मूल अधिकार है उनकी व्यवस्था की गई है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा की अगर हम बात करें तो ये संविधान की मुख्य विशेषता होती है। मूल रूप से संविधान के अंदर कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। एक कहाँ गया? तो वो देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 19(1)(च) भाग के अंदर, ठीक है, तो उसको समाप्त करके उसे किसका क्या बना दिया? एक कानूनी अधिकार बना दिया है। मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुछ ऐसे निर्देशों का उल्लेख है जिन्हें पूरा करना राज्य का पवित्रतम कर्तव्य माना गया है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व। इनका उद्देश्य क्या है? भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, ये सरकार को कुछ बातें करने, कुछ आदर्श प्राप्त करने का निर्देश जो है वो देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्यों की। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आंतरिक आपातकाल यानी 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों के उल्लेख की बात करें तो इस संविधान के भाग 4A या 4K, ठीक है, इंग्लिश के अंदर होता है A और उसी को हिंदी में अगर हम लिखें तो K लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाग 4A के अनुच्छेद 51K के अंदर किया गया है। ठीक है, किसका उल्लेख? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51K, ठीक है, भाग 10 ये जोड़ा गया है, जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता अभिभावकों द्वारा शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने को मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। और ये सभी जो मूल कर्तव्य है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें इकहरी नागरिकता की। इसका क्या अर्थ है? देखिए, हमारा संविधान एक प्रकार से संघीय संविधान है और सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता यानी कि एक संघ की और दूसरी राज्यों की होती है। लेकिन भारत के अंदर क्या है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका की, दूसरी उस प्रांत की जहाँ का कोई व्यक्ति निवासी है। ठीक है, लेकिन भारत में भारतीय संविधान संघीय होते हुए भी इकहरी नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है, यानी कि दोहरी नागरिकता जो है वो भारत के अंदर नहीं है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का ही नागरिक है, न कि किसी प्रांत का जिसमें वह रहता है। ठीक है, फलस्वरूप प्रत्येक नागरिक को नागरिकता से उत्पन्न सभी अधिकार, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां समान रूप से प्राप्त है। देखिए, इकहरी नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य इसका अपवाद था क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य का स्वयं का पृथक संविधान था तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा जो है वो प्राप्त था। वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, एक भारत की और दूसरा जम्मू कश्मीर की। ठीक है, परंतु 5 अगस्त 2019 को क्या किया? ठीक है, राष्ट्रपति महोदय ने अध्यादेश जारी करके जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत समाप्त करके धारा 35A को समाप्त कर दिया।
ठीक है। तथा जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर कर दिया। किस किस में? जम्मू कश्मीर में, दूसरा लद्दाख के अंदर। अतः अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी भारत की एकल नागरिकता ही प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वयस्क मताधिकार की। तो देखिए, भारतीय संविधान संसदीय शासन की व्यवस्था करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में क्या कहा था कि संसदीय प्रणाली से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से है। यानी संविधान निर्माताओं ने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की पद्धति को अपनाने का निर्णय किया, जिसमें प्रत्येक वयस्क भारतीय को बिना किसी भेदभाव के मतदान के समान अधिकार प्राप्त है। मताधिकार के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की संरचना की गई है। ठीक है। भारतीय संविधान प्रत्येक वयस्क को मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, जिसका प्रयोग करके वह अपने प्रतिनिधियों को देश का शासन चलाने के लिए चुनता है। भारत का प्रत्येक नागरिक, वह चाहे स्त्री हो पुरुष हो, यदि 18 वर्ष की आयु का हो गया है तो उसे निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार भारतीय संविधान ने देश के सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करके लोकतंत्र की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद या बहस के पारित हो गया। वो क्या था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का, जिसका आशय क्या है? धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा, आयु के आधार पर बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित उम्र यानी 18 वर्ष होने के बाद सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। तो देखिए, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी सारे देश के लिए न्याय प्रशासन की एक ही व्यवस्था करता है, जिसके शिखर पर कौन होता है? सबसे बड़े पद किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है। तो न्यायिक प्रशासन में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो शिखर पर है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे राज्य स्तर पर आते हैं उच्च न्यायालय, और राज्य स्तर के नीचे उच्च न्यायालयों के नीचे कौन आते हैं? अधीनस्थ न्यायालय, जैसे जिला अदालतें हुई, अन्य निचली अदालतें हुई। ठीक है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच विवादों को निपटाना। इसलिए उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी कहा गया है। ठीक है। देश के विधानमंडलों द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन में बनाई गई विधियों को उच्चतम न्यायालय असंवैधानिक घोषित करके निरस्त कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया संविधान के उपबंधों का निर्वाचन जो है वो अंतिम होता है। तो उच्चतम न्यायालय के पास जो है बहुत अधिक पावर होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? नागरिकों के मूल अधिकारों की संरक्षा करना। उच्चतम न्यायालय ने केवल संविधान का साथ ही नागरिकों के मूल अधिकारों का भी संरक्षक तथा जागरूक प्रहरी है। संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है, जिससे ये निष्पक्ष और निर्भयतापूर्ण न्याय दे सकता है। इसलिए न्यायपालिका को केंद्र तथा राज्यों दोनों में से किसी के भी अधीन नहीं रखा गया है। न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संविधान की सर्वोच्चता। तो भारतीय संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संघ और राज्यों की समस्त सत्ताओं, ठीक है, जैसे विधायिका हुई, कार्यपालिका हुई, न्यायपालिका की सत्ताएं, ठीक है, इनका मूल स्रोत क्या है? संविधान है, और ये सभी संविधान के ही अधीन है। केंद्रोन्मुख संविधान की उनका क्या अर्थ है? देखिए, भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संघात्मक होते हुए भी उसे केंद्रीकरण की सबल प्रवृत्ति है उसके अंदर। ठीक है। भारतीय संविधान में केंद्र को सशक्त बनाया गया है। आपातकालीन प्रावधान की बात करें तो इसमें संविधान को एकात्मक यानी केंद्रोन्मुख ये बनाते हैं आपातकालीन प्रावधान। ठीक है। सरकार के त्रिस्तरीय ढांचे की अगर हम बात करें तो मूल रूप से अन्य संघीय प्रावधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था यानी कि केंद्र व राज्य का प्रावधान था। ठीक है। मूल संविधान यानी कि जब संविधान बना तो उसके अंदर 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रावधान था, केंद्र व राज्य स्तर। ठीक है। बाद में क्या हुआ? वर्ष 1992 के अंदर 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा तीसरा स्तर, ठीक है, उसको जोड़ा गया। ठीक है। जो विश्व के किसी भी संविधान के अंदर नहीं है। ठीक है। तो अब 3 स्तरीय ढांचा हो गया है। ठीक है। पहला केंद्र सरकार या संघ या केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा जोड़ दिया स्थानीय सरकार यानी कि जो पंचायत है और नगर पालिका है। ठीक है। तो ये विश्व के और किसी भी संविधान के अंदर नहीं है। क्या? स्थानीय सरकार। संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ करके वर्ष 1992 की 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। ठीक है। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने
एक नए भाग 9A तथा नई अनुसूची 12वीं इसको जोड़ करके नगर पालिकाओं को, ठीक है, संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। तो ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा भी प्राप्त है। तो संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, जिसे राष्ट्रपति ने 2019 के अंदर समाप्त कर दिया। विशेष उपबंधे वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट है। ये देखिए महाराष्ट्र के अंदर आर्टिकल 371 1950 के अंदर लागू हुआ, ठीक है। किस लिए लागू हुआ? विदर्भ मराठवाड़ा के विकास के लिए। गुजरात के अंदर, ठीक है, 371 कब लागू हुआ? 1950 के अंदर, सौराष्ट्र और कच्छ के विकास के लिए। नागालैंड के अंदर 371 कब लागू हुआ? 1962 के अंदर, ठीक है, नागा संस्कृति के संरक्षण के लिए। असम के अंदर 371 भी लागू हुआ 1969 के अंदर, जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए। मणिपुर में 371 सी लागू हुआ 1971 में, पहाड़ी इलाकों से चुने गए विधायकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए। आंध्र प्रदेश के अंदर, और अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए है 371D 371E 1973 में लागू हुआ, सरकारी नौकरी और शिक्षा में समान अवसर देने के लिए। सिक्किम के अंदर 371F 1975 में लागू हुआ, सिक्किम गठन और राज्य की शांति व्यवस्था के लिए। मिजोरम के अंदर 371G लागू हुआ 1986 में, मेजो संस्कृति के संरक्षण के लिए। अरुणाचल प्रदेश में 371H 1986 के अंदर राज्य की कानून और व्यवस्था में राज्यपाल की भागीदारी के लिए। गोवा के अंदर 371I गोवा विधानसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए। कर्नाटक के अंदर 371 2012 में हैदराबाद कर्नाटक रीजन के विकास के लिए, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपके राज्यों को विशेष दर्जे जो है वो दिए गए हैं, यानी कि विशेष उपबंध किए गए हैं इन अनुच्छेद के तहत, ठीक है। तो ये आप हिंदी में भी देख सकते हो, 371 कै खे गै घेड़ है, ठीक है। इनका जो इंग्लिश रूपांतर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और किस लिए लागू हुआ वो भी आप इस लिस्ट से जो है देख सकते हो। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल, यानी कि स्टेट वेलफेयर। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के आदर्श से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं का ध्येय क्या था? भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। केंद्र एवं राज्य सरकारों का ध्येय देश की जनता की उन्नति, समृद्धि एवं विकास हेतु तथा उनके जीवन स्तर में सुधार और यथासंभव आर्थिक क्षमता की स्थापना रखा गया है, ठीक है। तो ये था आपका भारत का संविधान। अब देखिए पढ़ने के अंदर तो बहुत कुछ है, ठीक है। संविधान, भारत के संविधान की एक PDF है, ठीक है, वो है 500 पेज की। तो आप सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर जितने भी अनुच्छेद है, अनुसूचियाँ है, वो सारी जो है दी गई है, वो आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने इस वीडियो के अंदर और एक प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर डिस्कस कर लिए है, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो गूगल पर सर्च कीजिए भारत का संविधान PDF इन हिंदी। अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो PDF इन इंग्लिश। तो आपके पास PDF आ जाएगी, 500 पेज की PDF है, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।